आप सबसे माफी चाहूंगा कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वैसे पुलिस हमेशा वक्त पे आती नहीं, लेट आती है ऐसे सब लोग कहते हैं, लेकिन क्या कहूँ, हमारे कमांडर साहब ने मुझे आदेश दिया था आते हुए कुछ भारी भरकम चीज लेके आओ, तो मैं भारी भरकम पोडियम लेने आने के वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। और दूसरी बात, आई एम सो थैंकफुल कि प्रीतम जो मैं ताजा रिटायर हुआ हूँ, यानी क्या बोलते हैं उसको, कल ही रिटायर हुआ हूँ, और इन सर्विस लेफ्टिनेंट कमांडर प्रीतम विशाल हैंडसम जिन्होंने मेरा स्वागत किया, उसलिए मैं विशाल आपका बहुत, शायद आपके पिता ने ही ये कान मंत्र दिया होगा कि आपके हाथों से मेरा इन सर्विस आदमी के हाथ से जाते जाते विदाई की एक रस्म है वो पूरी की जाए। तो मेरे पहले बहुत अच्छे वक्ते मुझे जो अच्छा लगे विवेक अग्रवाल जी ने, जो अपनी माशूका या अपनी बीवी को पता नहीं पर यहाँ यहीं पे लाया करते थे, पुलिस की नजरें थी इनके ऊपर, उनको पता नहीं है, बट मैंने 2-3 लोगों के साथ आपको देखा है। लोगों के साथ, महिला के साथ नहीं, जिक्र के मजाक की बात है, आपको मैं गंभीरता से मिले, भाभी को न बताए जी, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियसली मत लेना जी I'm just joking। उसके बाद नितिन सालों के लिए मुंबई प्राचीन इतिहास के बारे में कहा, मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा। मुझे पता है कि वो हिंदी बोलने में थोड़ी सी उनको दिक्कत हो रही थी, बट आपकी भावनाएं हमारी दिल तक पहुंच रही थी। मुझे भी आज पहली टाइम पता चला गिरगांव चौपाटी को कोलसा बंदर बराबर ना कहते हैं। थैंक यू। कमांडर सुलक्षण कुमार शर्मा जी ने, मुझे उनके उम्र से ऐसा लगता नहीं है कि सर की उम्र कितनी होगी मुझे पता नहीं, बट वो सबसे प्रभावशाली वक्ता मुझे यहाँ लगे, तो थैंक यू कमांडर जी। और जिनके बारे में बोलना चाहूंगा कि जो कभी भी रिटायर लगते नहीं है, वो है कमांडर मनोज चौधरी। कमांडर साहब मेरे पास पहले वक्त जो आ गए मेरे ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से फोन किया। तो एक कमांडर या पुलिस एक छवि रहती है, मीन्स कमांडर है तो ऐसी ऊंची रहेगी, ऐसे छवि रहती है। हाँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उन्होंने कहीं से मेरा नंबर ढूंढ के निकाला, फिर मुझे क्या रेफरेंस है शायद किसी से बोल, फिर मेरे केबिन में आए और हम लोग बैठे, तो उनके बातों से मैं इतना प्रभावित हो गया, इतना आनंदित हो गया कि बोला यार इतना संवेदनशील आदमी कैसे हो सकता है, यानी वो भी फोर्स में रह के। यहाँ पे किसी ने बहुत अच्छी बात की कि सिपाही जब कलम उठाता है, तो भाई सिपाही जब कलम उठाता है तो कुछ जादू कर देता है। तो मुझे लगता है इस जादू की देन है ये किताब मरीन ड्राइव मुंबई का दिल, क्योंकि कॉलेज के जमाने से मरीन ड्राइव मुझे बहुत प्रिय थी, क्योंकि कीर्ति कॉलेज में मैं पढ़ता था, यहाँ पे मौज मस्ती के लिए आता था। जब पुलिस में मैं जब भर्ती हो गया तो मेरा रोल दूसरा हो गया, मैं मरीन ड्राइव की जो हमारा काम दूसरा हो गया। आप लोग दिन में मरीन ड्राइव में शाम को घूमते थे, हम लोग रात को सबको भगाने के लिए घूमते थे, ताकि रात को 12 बजे सब लोग घर चले जाए, वहां पे कोई क्राइम ना हो। ये हमारा काम था, क्योंकि सौभाग्यवश में डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग थी, और गिरगांव चौपाटी का जो पूरा एरिया है अप टू मरीन लाइन्स का, जो मफतलाल सर जो है मरीन लाइन चालू होती है वहां तक हमारा एरिया आता है, और वहां पे रात को 12 बजे 12:30 बजे जो पैसेंजर है तो सबको खाली करना ये हमारा पुलिस का कर्तव्य है। तो इसलिए मरीन ड्राइव से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। तो मैं कमांडर मनोज जी से बहुत आभारी हूं कि आपने ये विषय चुना, क्योंकि हम लोग जब कोई किताब लेते हैं तो कोई विषय चूज करते हैं, बट इनको कैसे आया, तो उन्होंने कहा हम भाभी के साथ मरीन ड्राइव पे बहुत देर बैठते थे, तो मुझे पता चला कि इतनी सुंदर किताब इतनी सुंदर भाभी के साथ कैसे आ गई। तो थैंक यू मनोज जी की आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चुना है। तो 26/11 के कमांडर साहब ने और एक भी कहा था कि बिरयानी खिलाई जा रही थी हमारे कसाब को, हमारे नहीं कमीने पर पाकिस्तान के कसाब को। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा 26/11 का थोड़ा सा हल्का सा इतिहास बताना चाहूंगा।
26/11 के दिन मैं डे ड्यूटी करके घर पे गया था और घर पे जाके टीवी देख रहा था। टीवी में लियोपोल्ड के सामने फायर हो रही ऐसा मैंने देखा। तो इमीडिएटली मैंने मेरी वाइफ स्नेहल उसको कहा, स्नेहल मेरे को जाना पड़ेगा। तो स्नेहल बोले अभी डेट करके आए हो? बोले रुक मैं जाता हूँ। मैं मोटरसाइकिल को किक मार के पुलिस स्टेशन आया। पुलिस स्टेशन में रिवॉल्वर सब लोग लेके गए थे, तो मैं बहुत एक बड़ा डंडा मस्त एकदम जो लेके आया और हमारे सीनियर साहब को पूछा सर कहाँ जाओ? तो सीनियर साहब ने बोला कि आप नाकाबंदी के लिए मरीन ड्राइव गिरगांव चौपाटी में वो जो यहाँ ब्रिज था पहले से जहाँ गणपति के जाते वहाँ पे आप नाकाबंदी के लिए चले जाना। तो मैं मेरे साथ बाउदनकर सर, ओंबाले साहब, कदम और मेरे 12 साथियों के साथ हम लोग नाकाबंदी कर रहे थे। तकरीबन 12:15 बजे 00:15 आवर्स पे हमको एक वॉकी टॉकी पे कॉल आया कि वॉकी टॉकी पुलिस की गाड़ी में जो एक वायरलेस सेट रहता है ना, उसे आजकल चलो फिल्म से रील से सबको ही पता है व्हाट इज वॉकी टॉकी। तो उस पर एक मैसेज आ गया कि एक स्कोडा कार गिरगांव चौपाटी की तरफ आ रही है। तो जैसे ही हमें पता चला तो हम लोग अलर्ट हो गए और नाकाबंदी के बैरिकेड्स रहते हैं। तो 00:13 आवर्स यानी 12:30 बजे एक गाड़ी आई, एक स्कोडा कलर की कार, और मरीन लाइंस ये जो हमारे गिरगांव चौपाटी से नाकाबंदी जो लगाई थी एग्जैक्टली हम लोग को रोड क्रॉस करते 100 फीट दूरी पे आके गाड़ी रुक गई। गाड़ी जैसे ही रुकी तो हम लोग एक टिपिकल मुंबई पुलिस या कोई भी फोर्स हो यूनिफॉर्म डालने के बाद उसमें जज्बा आ ही जाता है। तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा कौन है कौन के करते आगे जा रहे थे। तो उसे पता चला कि यानी जो गाड़ी में बैठे आतंकवादी थे उनको पता चला कि हम लोग बैरिकेड्स के आगे जा नहीं सकते। तो उन्होंने तुरंत तो गाड़ी को यू टर्न लेने की कोशिश की और जैसे ही यू टर्न लेने की कोशिश की अनफॉर्चुनेटली यू टर्न बैठा नहीं और वो डिवाइडर पे गाड़ी आके रुक गई। जैसे डिवाइडर पे गाड़ी आके रुक गई, फॉर्चुनेटली हम जो एक 12-13-14 लोग थे तो 2 टीम में बढ़ गए। तो एक टीम जो ड्राइवर की तरफ टीम थे उसमें भास्कर कदम, बाउधनकर और विक्रम, निकम, आवाड़, कोल्ले ऐसे 7-8 लोग बट के, और ड्राइवर के बाजू की सीट के दरवाजे की तरफ मैं, ओंबाले साहब, मंगेश नाइक और हमारी एक 6-7 लोगों की टीम वहां बढ़ गई। और जैसे ही देखा तो गाड़ी में जो आतंकवादी बैठा था उसका नाम अबू इस्माइल था, बाद में पता चला। तो उसने इमीडिएटली रिवॉल्वर निकाल के फायर शुरू किया, बल्कि वो लेकिन बैठा हुआ था। तो हम लोग खड़े थे तो हम लोग का एडवांटेज ज्यादा है। तो कमांडर सर को पता है कि खड़े रहने से हम लोग को अटैक करने में काफी सहूलियत होती है। तो तुरंत भास्कर कदम और बादनकर ने उसे गोली मार दी और जैसे ही उसको गोली मार दी साइमल्टेनियसली कसाब ने ऐसे हाथ ऊपर किए, हमें लगा कि वो सरेंडर हो रहा है। तो हमने जैसे ही पकड़ने जैसे तुरंत सबसे पहले आगे थे हमारे ओंबाले साहब, और ओंबाले साहब के बाजू में हम लोग ऐसे साइड में थे। तो जैसे ही पकड़ने की कोशिश की तो उसने पैरों में AK-47 रखी थी जो हमें पता नहीं था कि पैरों में उसने तुरंत निकाल के जो चालू की, ओंबाले साहब ने पकड़ने की कोशिश की और तुरंत उसने फायर चालू कर दिया। उसमें से बहुत सारी गोली ओंबाले साहब को लगी, एक गोली मुझे लगी और वो बाहर आके फिर से मैगजीन भरने वाला था। तब तो इमीडिएटली बाउदनकर साहब उधर से आए और उसे फायर करने वाले थे। तो न जाने कहां से एक आवाज आई और मुझे ऐसा लगा कि बीइंग अ पुलिस सर्विस हम लोग कोई भी केस बनाते हैं तो एविडेंस के तौर पे ही आगे चल सकते हैं। तो मैं बोला बाउदा याला मारू नकोस, हा एविडेंस आहे। फिर वो प्रहार पिक्चर का सर जिसमें वो शॉट भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसे मारू नकोस, तो हम लोग उसको लाठी काठी मार के उसको ताबे में लिया, उसके हाथ बांधे और तब तक मेरे कमर से बहुत खून बह रहा था। तो मुझे और ओंबाले साहब को हरकिशन दास हॉस्पिटल भेजा। हरकिशन दास हॉस्पिटल में जाने के बाद ओंबाले साहब बेचारे शहीद हो गए थे और मुझे एक 7-8 दिन रखने के बाद छोड़ दिया। मुझे जैसे सर ने कहा, आपने परफेक्ट कहा, अरे इसको मारा क्यों नहीं, उसे साला बिरयानी खिलाता है, ये कराते हैं। तो तब जाके कुछ दिनों के बाद लोगों को ये जहन में आ गया, अगर हम लोग तब उसको अगर मार डालते थे तो तभी भी पाकिस्तान हाथ ऊपर कर रहा था। और उसके बाद अपने देश में जो ये हम लोग हाथ में बांधते हैं ना, जिसको कलावा, अभी मैंने तिवारी सर से पूछ लिया कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कलावा और रक्षा कवच। तो ये रक्षा कवच डेविड हेडली ने सिद्धिविनायक से खरीद के उन लोग को पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप में उधर से ही बांध के भेजा था। और उनके जेब में, हर एक के जेब में अपने अहमदाबाद, अहमदनगर,
बॉम्बे के अच्छे कॉलेजेस के सबके आई कार्ड्स रखे हुए थे। तो ये इसलिए था कि वो लोग सब लोग मर जाते थे, क्योंकि उनको तो बोल के ही भेजा था कि आपको जन्नत मिलेगी, और मारते मारते जन्नत की हूर है 72,000 वगैरह, तो यहाँ मारते मारते तुम मर जाओगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। और लेकिन उनका जो इरादा था उसके पीछे का, तो कलावा के कारण अपने देश में हिंदू आतंकवाद का नया जन्म होना चाहिए, और हम लोग जिंदगी भर के लिए ही जात पात में झगड़ा करते रहे, ये वो इंटेंशन था। तो जिंदा रहने के कारण हम लोग पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर सकते हैं। मुझे लगता है लेफ्टिनेंट सर, कमांडेंट सर, और आप लोग इस गहराई को, पत्रकार जी, तो आप तो इस गहराई को आप समझ सकते हो। तो उसे जिंदा रहना बहुत जरूरी था, और वो जिंदा रहा, इसीलिए हम लोग एक केस चला सके। नहीं तो ये एविडेंट समरी हो जाती थी। एविडेंट समरी का मतलब ये होता है कि हम लोग केस करते, अगर आरोपी मर गया तो उसको एविडेंट समरी करते, उसने कोर्ट की जाने की जरूरत है ना कहीं पे जाने की जरूरत है। और हम लोग कितना भी अगर बोलते थे तो जो विरोधी पक्ष राजकीय लोग इसका भांडवल बनाते थे, और वो जिंदगी भर बोलते थे ये सब अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए हमारे ऊपर अलग लांछन लगते थे। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे लगता है कि हर एक के जीवन में एक उद्देश्य रहता है। तो मुझे लगता है कि शायद इसी क्षण के लिए मेरी गोली जो मुझे कमर को छू के गई, वो शायद 1 इंच इधर इधर भी हो जाती थी तो वाले साहब के साथ मैं भी शहीद हो जाता था। बट मुझे इस कारण के लिए ईश्वर ने जिंदा रखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। सो मरीन ड्राइव की ये मैंने इसलिए कहा था, एक्चुअली इसका जिक्र मैं नहीं करने वाला था, बट कमांडर साहब की बातों में बिरयानी का जिक्र आया, तो मुझे लगा कि ये स्पष्टीकरण कम से कम यहाँ जो बैठे 50 लोग हैं, मैं 5 लाख 5 करोड़ या 50 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचा नहीं सकता है, पर आपके जरिए ये बात उसे जिंदा रहना कितना जरूरी था, वो शायद वो आज पहुंच जाएगी। लेकिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि आपके मुंह से हम लोग आज इस बात को यहाँ सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम यहाँ सुन पाए। नहीं, ये कमांडर सर का श्रेय है कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया है, नहीं तो आपको मैं भी देख नहीं पाता या आपसे मैं भी बात नहीं कर पाता। एनीवे, पेज नंबर 153 पे एक 4 लाइन का सर ने जो उम्बाली गिरगांव चौपाटी प्रेरणा स्तर पर तुकाराम उम्बाली की जो प्रतिमा स्थापित की है, तो उसके बारे में सर ने 4 लाइन लिखे है। मैं चाहूंगा कि मैं 4 लाइन सुनाऊं, क्योंकि इसके पहले के जो सर ने जैसे कहा है, इसको क्या कहूं, किताब कहूं या कविता कहूं या ग्रंथ कहूं, तो मैं ये सिर्फ 4 लाइनें आपको पढ़ के लिए इसलिए सुनाऊंगा कि आप एक किताब सिर्फ किताब नहीं, जैसे हमारे जमाने में लोग किताब पढ़ते थे, इसकी खुशबू सुनते थे, बड़ा मजा आता था। और साला मेरा बेटा मेरे सामने, तेरी उम्र क्या है यार, तो मेरा बेटा वो ऐसे कुछ करते रहता है, मेरा दिमाग ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर भी चढ़ते रहता है, तो मैं धीरे धीरे उसको नीचे रखता हूँ। मैं समय के साथ बदल बैठ, अभी रिटायर हो गया तू बच्चा, चलो आगे बढ़ते। नहीं, कोई बात नहीं। लोग गुजरते हैं, सिर झुकाते हैं, याद करते हैं उनके अद्यम साहस को, उनकी जाबाजी को। वक्त ठहर सा जाता है हर युवा की धमनी में, गर्म रक्त का प्रवाह अनसहाया ही तेज हो जाता है। देशभक्ति का यह भाव उबाल खाता है, हरे को संस्कृति कर जाता है। सर मैं इतना ही पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग आगे कविता पढ़े और आप लोग आगे ये किताब भी पढ़े, और किताब का बारे में मैंने खुद एक 10 किताब लिखे, इसलिए मुझे एक थोड़ा पेन है। हम लोग किताब खरीद के आजकल पढ़ना बंद कर दिए। तो सर को अगर किताब आपको अच्छी लगी तो सर को पुष्पगुच्छ मत भेजना, उन्हीं की किताब आपके किस दोस्त को दे देना, तो शायद उनके लिए बहुत अच्छी एक गिफ्ट होगा। और लेफ्टिनेंट कमांडर साहब, मैं अभी खुद 25 किताब ले रहा हूँ यहाँ से पैसे देके, हाँ, इसलिए कि पुलिस वाले पैसे देते हैं ऐसा आपको लगता होगा, तो भाई मेरे पास जीपे है, तो मैं जीपे करके आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा। थैंक यू सर, मुझे आपने यहाँ बुलाया, और मैं वापस पुलिस लेट आती है पर अपना काम ठेठ करती है। थैंक यू।